इस एक्सिस से होगा mr²/4 होगा। अब मानो कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसको खोलता जा रहा हूं, इसको ऐसे 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 खोलता गया, ऐसे एक एंड से ऐसे खोलता गया, यहां तक एल लेंथ तक ले आया। तो रहा तो ये डिस्क ही, लेकिन एल लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे जो रोटेशन एल लेंथ गया, रॉड जैसा बन गया, तो यहाँ पे एक ml²/3 ऐड कर दूंगा। सर 12 ऐड किया था सेंटर ऑफ मास से, एंड से क्या हो जाएगा ml²/3, एकदम सही है। सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड क्या है ये, सिलेंडर। समझ आया अच्छे से ये बात? चलो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, नहीं तो तुम भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का बेटा ये लेंथ मान लेते हैं अपन की ए है। दिख रहा है आपको अच्छे से? नहीं दिख रहा क्या? ब्लैक ले लेके अपन, मान लो ये लेंथ है तुम्हारा ए और ये लेंथ है तुम्हारा बी। अब दिख रहा? ठीक है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब सुनना बेटा, फील करना इस बात का। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे घुमाओगे तो असल में ये रॉड ही तो है, ए लेंथ का रॉड है। अब तुम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे खींचते जाओगे तो इसका कोई मतलब क्या है? बताओ, अगर ये एक लाइन बन रहा था रॉड जैसा, कितना मास m, लेंथ कितना a, यहां से यहां तक रॉड जैसा a लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तुम इसको खींच के यहां से यहां तक कर दिए तो असल में मास तो वही m रहा और डिस्ट्रीब्यूशन 0 से a तक रहा, यही रहा यही रहा यही रहा यही रहा। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I बराबर ma²/3। बी पे डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, अगर तुम इसको पीट पीट के खींच के लंबा बना देते तो पड़ता। अगर तुम इसको लिटाते जाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल तो बी से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बी से ऐसे खींचने से एक्सिस से दूर जा रहा है क्या? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो ए डिस्टेंस तक ही रहा। सर इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां से देखो तो इसको मैं इस पे जितना लपेटू कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में अगर तुम मान लो कि यहां से यहां तक अगर है, कितने लेंथ का रॉड है? बी लेंथ का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इसका mb²/12 क्योंकि सेंटर से पास कर रहा। ठीक है, अब इसको तुम यहां से यहां तक ले आओगे तो अभी भी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन b/2 ऊपर b/2 नीचे, b/2 ऊपर b/2 नीचे, b/2 ऊपर b/, तो इस ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर प्लेट बन जाएगा ऐसे तो, ठीक है प्लेट बन जाएगा, दिखाता हूं सुन। यहां से यहां तक मास है इतना m, ऊपर b/2 नीचे b/2, इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दो। अब मुझे बताओ कितना मास? सर उतना ही है, ऊपर भी b/2 नीचे भी b/2। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mb²/12 रहेगा, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ए एक्सिस के पैरेलल इसको खींच दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सिस से दूर कहाँ गया हो। पहले पूरा का पूरा मास यहाँ पे b/2 नीचे था, खींचने के बाद भी पूरा मास ऊपर b/2 नीचे b/2, ए से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर प्लेट की बात करूं, स्क्वायर प्लेट की बात करूं जिसका साइड लेंथ है l, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये प्लेट है पूरा ऐसे बना दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से बोलो कितना हो जाएगा? सर ml²/12। क्यों? क्योंकि इस लेंथ से हमें मतलब नहीं, ये लेंथ l/2 पर l/2 नीचे, ml²/12। इस एक्सिस से पूछो तो ये भी पैरेलल टू द प्लेन है, ml²/12। अगर मैं इस एक्सिस से पूछ दूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, दो प्लेन का सम परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो आई जेड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ml²/6। कितना हो जाएगा बेटा? ml²/6। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 4 हॉलो स्फीयर रख दिया। ध्यान से देखेंगे तो ये जो 4 हॉलो स्फीयर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, इसके भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, इसके सर्कमफ्रेंस ओ से पास कर रहा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखोगे तो आई बराबर क्या है? हॉलो, हॉलो मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब 3, 2/3 mr², और ऐसा ऐसा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहां से 2/3 मतलब 5/3 होता है, तो 5/3 mr², इसके लिए आएगा 5/3 mr², और ऐसे ऐसे 2 है तो इंटू 2 कर दो। नीट में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट आंसर आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लो। अब ये देखो, इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मैं क्या करूंगा कि ये हॉलो स्फीयर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इसके सेंटर ऑफ मास से इसका पता है, और मुझे निकालना इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब सॉरी, मुझे निकालना यहां से है, मुझे निकालना इस O पॉइंट से है। तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं इसका अलग निकाल लूंगा। जब मैं यहां से पहले का निकालूंगा तो I बराबर होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से खुद का होगा, हॉलो है तो 2/3 mr²,
सेंटर ऑफ मास से होता है 2/3 mr स्क्वायर, और ये दोनों पैरेलल हो गए, डिस्टेंस r, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, यहां से ये r, ये r, ये r, तो कितना लेंथ हो गया 3r। इसके खुद के सेंटर ऑफ मास से हॉलो स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही होगा 2/3 mr स्क्वायर। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये m, वहां से m, और यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम के दोनों के बीच में डिस्टेंस 3r, तो हो जाएगा m इंटू 3r का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमसे ये सवाल पूछ दे, यहाँ हॉलो स्फीयर है और यहाँ के अबाउट पूछ दिया, तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से आपको पता है 2/3, और मान लो यहाँ से लेंथ l है, तो क्या हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। उस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट पता है तो उसके पैरेलल कहीं भी दुनिया में, नेपाल चला जा, युगांडा चला जा, अपने यहाँ पे कोटा में रख दे स्फीयर और तू युगांडा चला जा और वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले। क्या करेगा? सेंटर ऑफ मास से हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, युगांडा में बैठ गया, युगांडा से हॉलो स्फीयर की डिस्टेंस d, सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखो हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक हाफ रिंग है बेटा, क्या है बोलो? एक हाफ रिंग। अब इस हाफ रिंग का, ये देखो यहां से यहां तक हाफ रिंग है, हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले। देखो यहां से एक्सिस पास कर रहा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पे पास कर रहा, और ये इसका हाफ रिंग का सेंटर है। आपको पता है ना, हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके ओरिजिनल सेंटर से 2r/π पे होता है। सर हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा? थप्पड़ मारूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाया था। तो सर ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अपने को अगर ICM पता है तो आप लिख सकते हैं IO प्लस MD स्क्वायर। गलत है रामलाल, गलत है। कैसे सर? गलत है तो है, अच्छा ठीक है, अपन IO बराबर लिख सकते हैं ICM प्लस MD स्क्वायर। हाँ ये सही है। तुम्हें क्या निकालना इस बात से फर्क नहीं पड़ता, थ्योरम क्या है, ICM में कुछ ऐड करेंगे तो IO आ जाए, ठीक है। तो ICM कितना होगा? तो मैंने बताया था अगर रिंग है तो सिंपल mr स्क्वायर, हाफ रिंग का निकाला था। और सर ICM तो हमें चाहिए, सॉरी IO मैंने आपको बताया था mr स्क्वायर हो जाएगा प्लस मास m और d हो गया तुम्हारा 2r/π का होल स्क्वायर, यहां से ICM आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? यस सर, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं। ये देखो 4 सॉलिड स्फीयर लगा, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर, इस एक्सिस से हमें निकालना है। इस सॉलिड स्फीयर के भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन इस सॉलिड स्फीयर का इमेजिनरी एक्सिस हम सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, इसके अबाउट हमें पता है, लेकिन L डिस्टेंस दूर है जो ओरिजिनल एक्सिस है। तो अपन क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इन दोनों का तो सेम होगा, तो 2 इंटू 2 बाई सॉलिड मतलब 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड है बेटा, इन दोनों का हो गया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन अपने को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस पे हम लगा देंगे प्लस ml स्क्वायर ऐड कर देंगे, ml स्क्वायर, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऐसा 2 स्फीयर है। समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब तुम कुछ भी मत पढ़ना, मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं। एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे सारी मास आप मान सकते हैं। मान लो ये रॉड है, m मास l लेंथ का, पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा और यहां पे पूरे मास को मैं m मान सकता हूं। बिल्कुल सही है। तो मेरे सवाल का जवाब दो, तो फिर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे क्यों नहीं माना? सर आप पढ़ा रहे हो, आप बताओ, तुम में से कोई है तो बताओ, बताओ सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम। ठीक है, मान लिया रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, इतने डिस्टेंस पे होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 डिस्टेंस। सर ये भी ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी? निकालते हैं एक बार को, क्या दिक्कत है, मजे लेते हैं। इस एक्सिस से यहां से एक्सिस पास कर रहा, देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पॉइंट मास मानोगे तो मास m और एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ml स्क्वायर बाई 4, जो कि गलत है। असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से होगा ml स्क्वायर बाई 3। तो सर क्या मैं मास को सेंटर ऑफ मास पे ना मानूं? नहीं, मास को सेंटर ऑफ मास पे मान के फोर्स निकालो चलेगा,
मोमेंटम निकालो चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे मास को मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। क्यों सर? गलत आ जाता है। सर कारण बताओ, तू बता क्या कारण दिख रहा है? इतने अच्छे से बेटा तुमने कल इतने सारे मैसेज किए कि सर सेंटर ऑफ मास में फील आ गया, फील आ गया। तो बताओ सेंटर ऑफ मास पे मास को क्यों नहीं मान सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए? तुम बताओ, मजा आएगा? फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो तुम्हें इतना महसूस हुआ कि अगर सेंटर ऑफ मास पे मास को मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो गलत आया। मैंने तुम्हें दिखाया गलत आ रहा है, कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन से, एकदम सही है ये, इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप ये समझो, if I assume complete mass at the center of mass and calculate moment of inertia about axis, then it will be wrong. Why? तो सर हम कल देंगे जवाब। हाँ कल देना आराम से। तो फिर अब क्या करें? मतलब अब कल का इंतजार करें कि कुछ आगे करें? बताओ। अब अब कल की इंतजार करें कि आगे कुछ इसमें समझाऊं? अब समझा देता हूं। क्यों नहीं होता हो तो अलग बात है। अब ये बात हो गया कि तुम्हें इतना फील आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास पे मास नहीं मान सकते, असर आ गया। तो अब एक काम करो, ऐसे सोचो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मास को एक पॉइंट पे नहीं मान सकते, जिसको आप मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हो, तो किसी न किसी पॉइंट पे अगर मान के निकाले तो क्या होगा? तो निकालो सर, ये तो नया ही डेफिनेशन हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप सेंटर ऑफ मास कहीं और मानोगे। हाँ कहीं और मानेंगे, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां मानेंगे उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ आया क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट फेल हो गया। हाँ ये बात तो सर चमका, ये बात तो चमका, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट फेल कर गया। इसीलिए हमने रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसेप्ट लाया। क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट वेयर होल मास कैन बी एज्यूम टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब यहां से किसी आर डिस्टेंस पे मैं पूरे मास को मान सकता हूं, उसी को कहूंगा इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी एक एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन, और उस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन एक ही होगा। अगर तुम एक्सिस चेंज करोगे तो एक ही बॉडी के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ भी हो सकता है। अच्छा बताओ, इस एंड के बाद असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml² / 3। ये होता है तुम्हारा असल में ml²/3, असल में ये होता है। अब जब यहां पे इक्वेट करा मैंने, तो m से m कटेगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा r = l/√3। तो यहां पर रेडियस ऑफ जायरेशन तुम्हारा मदद नहीं करेगा, तुमसे रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा जाएगा। अब तुमने यहां पे मान लो, मतलब यहां पे मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर की अपन बात करें, तो यार आजा यार, हाँ चलो मान लो कि अपन हॉलो स्फीयर की बात करें, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m²। तो कहां पे मैं मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास की तरह कैलकुलेट करूं? सर मान लो x पे, तो mx²। कहीं पूरी मास अगर x पे मानूं तो mx² होगा, और असल में होता क्या है? 2/3 mr²। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते पता है? m से m कटेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन x = आ जाएगा √2/3r। आंसर आ गया। तो फील आया तो फिर कुछ भी कर लोगे तुम तो। अब सवाल फील आना चाहिए बस तुम्हें एक बार। फील आया कि नहीं आया? चलो अब नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है बेटा, एकदम लास्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो एक कंप्लीट डिस्क में से, कंप्लीट डिस्क है m मास और r रेडियस का, एक डिस्क है m मास एंड r रेडियस का, वहां से r/3 रेडियस का ये देखो डिस्क काट के बाहर निकाल लिया, ये सेंटर है इसका। कितने रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकाल लिया? r/3 रेडियस का। तो बस ये बता दो कितना मास कट के बाहर जाएगा। तो कई बच्चे रामलाल टाइप है एकदम, सर नहीं आया सर कितना मास कट के जाएगा। चलो कोई बात नहीं, mr² यूनिटरी मेथड यूज करते हैं बेटा। मतलब तुम कहां अपनी बुद्धि रख के आए हो। आज ना एक काम करना, घर में पूजा पाठ होता होगा? हाँ सर होता है। भगवान के पास जाना, बहुत आराम से हाथ जोड़ना है ना, और पूछना भगवान से, है ना, हाथ जोड़ के अगरबत्ती जला के घंटी बजा लेना, भगवान उठ जाएंगे। प्रसाद ले जाना, बढ़िया वाला मिठाई मक्खन मलाई, और हाथ जोड़ के पूछना, हे भगवान जी मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। बस इतना पूछना। आधी जनता समझ गई मैं ही क्यों। चल इधर देखो, मैं ही क्यों सर, मैं ही क्यों। चल देख, दिमाग से एकदम पैदल बच्चों के लिए मैं बता दूं क्या किया। πr² पूरा एरिया होगा डिस्क, r रेडियस है तो पूरा एरिया क्या होगा? πr²। तो इस πr² का मास m है, तो एक यूनिट एरिया का मास आएगा m/πr²। तो r/3, तो π × r² / 9,
आर बाई थ्री का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 9 का मास हो जाएगा m बटा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 9, इसका मास आया ये। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया m बाई 9। और मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे डिस्क है तो मास कहाँ पे, एरिया में। जितना एरिया कट के जाएगा तो एरिया कितना कट के जाएगा, तो पाई रेडियस 1/3, तो रेडियस के स्क्वायर का एरिया होता है। तो r बाई 2 का सॉरी r बाई 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, r बाई 9, मतलब 9 टाइम्स मास करके जाएगा। तो कितना मास चला जाएगा, m बाई 9, बस आंसर है। अच्छा सर ठीक है, सीख गया सर। अब सुनो, अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा I अबाउट O इज इक्वल टू I ऑफ कंप्लीट डिस्क। अरे भाई इतना पढ़ा दिया, ये ले ही नहीं पा रहा अब। माइनस I ऑफ रिमूव्ड पार्ट, बस इतना तुम्हें करना है। कंप्लीट डिस्क का भी O के अबाउट और रिमूव्ड पार्ट का भी O के अबाउट। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इस पूरे डिस्क का मास m था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे लिखोगे आप mr स्क्वायर बाई 2, ये आ गया माइनस। अब रिमूव्ड पार्ट का तुम्हें लिखना तो असल में है इसी एक्सिस के अबाउट। अब ये रहा तुम्हारा असल में रिमूव्ड पार्ट जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। इस एक्सिस के अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसानी से लिख सकते हो और फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। तो ये r बाई 3 से यहां से कट किया है, पूरा r होता है तो r बाई 3 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2r बाई 3। अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इसी डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट होगा। सर देखो हाफ तो आ रहा है क्योंकि डिस्क है, मास इसका है m बाई 9, m बाई 9 देखो मास इसका है, इसका m बाई 9 और रेडियस है r बाई 3, तो r बाई 3 का होल स्क्वायर। ईच एंड एवरी टर्म इज एक्सप्लेन। लेकिन हमें इस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए। अच्छा, तो इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो इसका मास कितना है बोलो, m बाई 9। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास m बाई 9 और डिस्टेंस हो जाएगा 2r बाई 3, तो 2r बाई 3 का होल स्क्वायर ये आएगा। सर इसको घटाया क्यों और पूरे में से क्यों घटाया, तो बहुत ईजी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अप्रोच अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको घुमाने में कितना कष्ट हो रहा है। मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसको घुमाने में देखना यहाँ पे कहीं ब्लैक ले लूं, हाँ देखो ये डिस्क है। अब इसको घुमाने में मेरा कष्ट था आई। अब तुम कह रहे हो कि इसको फाड़ दिया मैंने, इसको फाड़ के फेंक दिया, इसको फाड़ के फेंक दिया, ऐसे फाड़ के फेंक दिया, तो पूरे को घुमाने में कष्ट था आई, पूरे को घुमाने में कष्ट था आई। जब पूरा था तो कष्ट था आई, जब मैंने फाड़ के फेंक दिया तो इसको कम एफर्ट लगा रहे घुमाने में। तो इसका बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, पूरे का घुमाने का कष्ट आई निकाल लिया। अब जो पार्ट कट के बाहर निकाला था, जो पार्ट कट के ये बाहर निकाला था, वो यहां से पार्ट काटा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसको घुमाने में कितना कष्ट था, इसको पहले घुमाने में कितना कष्ट था, इस वाले हिस्से को, बस इस वाले हिस्से को पहले घुमाने में कितना कष्ट हो रहा था, वो क्या होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट निकाल के फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट निकाल दिया, फिर पूरे कंप्लीट मास में से रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दिया, तो मेरा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये नीट में पूछा हुआ सवाल है तो इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आज मैंने बहुत कोशिश की आपको मोक्ष मिले, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत फील दिलाने की कोशिश करी है थ्योरेटिकली, आपको अच्छे से सवाल सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जैसे ही रोटेशन आता है बच्चा होप लूज कर देता है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा बस एक लेक्चर का समय मुझे और दे दो। उसके बाद जो रोलिंग मोशन का सवाल आता है उन सब में कंसेप्ट बस मैं सिखाते चल रहा हूँ। तो थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, टॉर्क का कंसेप्ट सिखाऊंगा, रोटेशन डायनामिक्स का कंसेप्ट सिखाऊंगा। थोड़ा सा बेटा अपने आप को स्ट्रेच डाल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के वो सब सीख लो थोड़ा सा। बाद में मैं किसी का काम नहीं आएगा, सीधा आंसर टिक करा दूंगा। सर जब नहीं आएगा तो सीधा बताओ ना, तो संभव नहीं है। उस चीज़ को फील करके और तुम यूज़ कर लो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बेसिक कंसेप्ट को अच्छे समझो। तो बेटा संघर्ष करो, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो और इन चीज़ों को समझो। बस एक लेक्चर और समझने वाला है, उसको समझो, और ये सिर्फ काम आएगा MR स्टार यूज़ करने के लिए, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। जो तुम सीख रहे हो ना, अगले लेक्चर में जो तुम सीखो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन तुम MR स्टार सीख पाओ, वो सोच को समझ पाओ, इसके लिए तुम्हें कंसेप्चुअली थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो तुम छोड़ दो, वो सब कुछ भी यूज़ नहीं आएगा।
रोलिंग मोशन में ज़बरदस्त पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।